हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। यूजीसी नेट लॉ 2025 में करीब करीब दो महीने हैं। ठीक है, तो इन 2 महीने में हम लोग करने वाले हैं एक रैपिड रिवीजन की सीरीज जिसका नाम है चीट कोड सीरीज। तो इस चीट कोड सीरीज में हम यूजीसी नेट लॉ के सारे यूनिट्स को बारी बारी जल्दी से रिवीजन करने की उसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल जिसमें आपको अपडेट्स मिलेंगे, इन सारे वीडियोस के आपको पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, ये एक रिवीजन सीरीज है, बहुत डिटेल में हम लोग यूनिट्स में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल का कोर्स चेकआउट करना है तो आपको कोर्स की लिंक भी वहीं मिल जाएगी, उसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर पाओगे। तो टेलीग्राम का जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप इसको ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गई टेलीग्राम चैनल की बात, जहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक, अब ये एक पूरी सीरीज होने वाली है, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड बातें हैं, वो सारी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीजों को मैं समझा ना पाऊं, क्योंकि हम लोग रैपिड इसमें चलेंगे, जिससे 2 महीने में हमें अपनी 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन करेंगे, और इंट्रोडक्शन करने के साथ साथ इसमें कुछ डेफिनेशंस को और ऐसी कुछ चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा फाउंडेशन, थोड़ा सा आपको मैं इसका एक पूरा वो देना चाहूंगा, ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो इंटरनेशनल लॉ, जैसा कि हमें टर्म से समझ में आता है, नेशन, दो नेशन के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में जो कानून लागू हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। इंटर का मतलब होता है किसी चीज के बिटवीन, जैसे इंटर स्टेट कंपटीशन है, दो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन है। इंट्रा स्टेट कंपटीशन है तो उस स्टेट के अंदर ही हो रहा है कंपटीशन। ठीक, तो ये इंटर और इंट्रा का मतलब होता है। अब दो नेशन के बीच में जो लॉ लागू होता है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इंटरनेशनल लॉ से जुड़े हुए अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ नेशंस। यानी कि ये जो टर्मिनोलॉजी है लॉ ऑफ नेशंस, ये सबसे पहले आई, और ये टर्मिनोलॉजी देने वाला व्यक्ति है ह्यूगो ग्रोशियस, जिसको हम फादर बोलते हैं, बस इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इन्होंने ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दी। ठीक है, इन्होंने इसको बोला लॉ ऑफ नेशंस। ठीक, इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमें नेशंस के बीच में एक कानून की जरूरत है, और वो कानून इस तरह होगा जो पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। और उसे हम लोग ह्यूगो ग्रोशियस, उनका नाम है, इन्हें हम लोग फादर बोलते हैं। अब इंटरनेशनल लॉ की जब बात आती है, इंटरनेशनल लॉ, तो वो जेरेमी बंथम देते हैं। अब देखो इसमें याद करने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि फादर ऑफ नेशन कौन है, लॉ ऑफ नेशंस किसने बोला, ह्यूगो ग्रोशियस फादर ऑफ नेशन है। इनकी बुक का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डी ज्यूरे बेली एक पैसेज। ठीक, अब इसका कुछ मतलब भी है, इसका मतलब है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक, अब उसके बाद ये पब्लिश कब हुई वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जो कि 1625। ठीक है, 1625 इसमें ये स्टैब्लिश हुई, यानी कि पब्लिश हुई। ठीक, उसके बाद फिर इंटरनेशनल लॉ टर्म की बात करते हैं। ये जो टर्म हम लोग यूज करते हैं इस समय इंटरनेशनल लॉ, ये दिया किसने था, तो अब ये आप लोगों ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी, और ये वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का भी, जेरेमी बेंथम। ठीक है, आप इनको पढ़ते हैं एनालिटिकल स्कूल में। ठीक, तो ये जो बेंथम जी हैं, इन्होंने इसको टर्म दिया था इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फादर कौन है, ह्यूगो ग्रोशियस है, वो कब से कब तक, उनकी आपको टाइमलाइन भी याद करनी है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद इंटरनेशनल लॉ जान जाते हैं। उसके बाद एक और चीज देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ दो भागों में विभाजित है। ठीक, दो भागों में विभाजित है, कैसे, देखो इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, प्राइवेट को मैं ऐसे प्राइवेट लिख देता हूं, और यहां पे आता है एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक, अब देखो सबसे पहले समझते हैं, जो हम लोगों ने दो नेशंस के बीच में, दो राज्यों के बीच में जो भी अफेयर हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब इस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस बोला जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि नेशंस के बीच में, या सिर्फ नेशंस के बीच में नहीं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ दो नेशन, एक नेशन और एक इंटरनेशनल कोई इंस्टीट्यूशन है, उनके बीच के भी रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो, और किसी राज्य, मतलब चाइना और इंडिया के बीच के जो भी संबंध है,
वो किस तरीके से दोनों फंक्शन करेंगे, क्या क्या उनके बीच में कोई अगर तनाव हो जाता है तो वो कैसे सॉल्व होगा, ये सब कुछ बताने का काम कौन करेगा, हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ करेगा। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इसको अगर हम समझे तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मतलब है, प्राइवेट का मतलब को समझ में आ जाता है किसी पर्सन की बात होने लगती है, ठीक। जैसे कि प्राइवेट लॉज, पब्लिक लॉज, आपको पता है पब्लिक लॉज सोसाइटी एट लार्ज की बात करते हैं हमेशा, और प्राइवेट लॉज किसी पर्सन के राइट्स की बात करते हैं। तो वैसा ही प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में भी है, यानी कि चाइना का एक इंसान और इंडिया का एक व्यक्ति, ठीक, इन दोनों पर्सन्स के आपस में कोई डिस्प्यूट है, ये अलग अलग नेशन के, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो अब इसको क्या कहेंगे। अब देखो इंडिया में अगर अलग लॉज हैं, चाइना में अलग लॉज हैं, तो ये क्या हो गया, लॉज के बीच का द्वंद हो गया, इसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखो तो डाइवोर्स अगर फाइल होता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज के परे वाला, या फिर कोई इंटरनेशनल एडॉप्शन होता है, ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज के अंडर आएंगी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ नेशंस, ये क्या कौन सी चीजों को डील करता है, जो भी आपके सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, या फिर जो भी आपके दो नेशन के बीच के लॉज है, वो सारे इसमें डील होते हैं। एक्स्ट्राडिशन हो गया और असाइलम देने का हो गया, ये सारे अभी आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे, ये सारी चीजें दो नेशन के बीच में हो रही हैं, ठीक। और इस पर्टिकुलर यूनिट में, जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 3, इसमें हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ना कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में नहीं पढ़ना है, हमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के फंक्शंस पढ़ने हैं, उसका उसके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, वो कैसे आया, उसमें कौन कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या क्या कहा, यही चीजें हम लोग को पढ़नी। सबसे पहले हमारे जो ज्यूरिस्ट आते हैं, हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सारे ज्यूरिस्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले ज्यूरिस्ट का नाम है ओपेनहाइम। तो अब ओपेनहाइम, देखो मैं याद करने की इनको आपको ट्रिक बताऊंगा, इनकी डेफिनेशंस को मैं आपको समझाऊंगा नहीं, इसमें सिर्फ हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है, ठीक। अब ओपेनहाइम के बात में आते हैं, तो लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी है मैंने, मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। मैं आपको डेफिनेशन अभी पढ़ रहा हूं, अगर आपको लिखना है आप लिख लो, जैसे आपको करना है। मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ देता हूँ। डेफिनेशन है, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स, ठीक। यानी कि ये इन्होंने क्या बोला कि लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ नेम है फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर, ठीक। अब अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी थी आप लिख सकते हो, उसको पॉज करके पीछे जाके, आगे की डेफिनेशन में मैं इतना टाइम लेने नहीं वाला, ठीक। अब देखो इसमें से मैंने दो वर्ड्स को क्यों लिखा है, क्योंकि आप किसी की भी डेफिनेशन याद करने के लिए आपका सबसे पहली ट्रिक होनी चाहिए कि आप उन्हें किसी कीवर्ड से रिलेट करो, उन डिस्टिंक्ट कीवर्ड से जो बाकी डेफिनेशन पे ना आ रहा है, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर रिलेशन बना पाओ। अब देखो समझने की कोशिश करो, आपको अगर डेफिनेशंस को लिखना है किसी थ्योरेटिकल पेपर में तब भी आप लिख पाओगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ओपेनहाइम जो है, ओपेनहाइम या कोई भी अगर इंटरनेशनल लॉ या किसी लॉ को, लेट्स से मैं लॉ को डिस्क्राइब करता हूं, तो लॉ क्या है, तो उसे मैं कहूंगा रूल ऑफ कंडक्ट, ठीक। मतलब कोई बॉडी ऑफ रूल्स है या सेट ऑफ रूल्स है, मैं इसको कहता हूं सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। सेट ऑफ रूल कह देते हैं, बॉडी ऑफ रूल कह देते हैं। तो कोई भी लॉ क्या है, बॉडी ऑफ रूल विच इज रेगुलेटिंग कंडक्ट, वो बॉडी ऑफ रूल है, सेट ऑफ रूल है जो क्या कर रहा है, कंडक्ट को रेगुलेट करेगा, टू रेगुलेट कंडक्ट, टू रेगुलेट कंडक्ट। अब रेगुलेट कंडक्ट कहां पे, अगर हम लोग नॉर्मल लॉ की बात कर रहे हैं तो किसी भी पर्सन के बीच में कंडक्ट, लेकिन यहां इंटरनेशनल लॉ में लॉ नेशंस के बीच में, रेगुलेट कंडक्ट बिटवीन द नेशंस, ठीक। अब इस मेरे एक पर्टिकुलर बनाए हुए सेंटेंस को अपने अपने शब्दों में सबने बोला है सेम, तो आपको बॉडी ऑफ रूल, जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स, इन्होंने क्या बोल दिया, कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स। इसी तरह किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, पर लगभग आपको बॉडी ऑफ रूल्स और ये सारी चीजें सब जगह मिलेंगी, ठीक। तो इनसे आप याद नहीं कर सकते। अब लेकिन कस्टमरी और ट्रीटी बोलने वाले ओपेनहाइम में, इसको याद कैसे करना है, सीधे उस पे जाते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल सी भूमिका, जिसमें आपको समझना है सारी डेफिनेशन इसी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन पे रिलाई करेगी, ऐसी ही होंगी दिखने में सारी डेफिनेशन, तभी कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूजन मैं अभी दूर करूंगा। अब ओपेनहाइम क्या है, याद करो मेरे साथ। एक ओपेनहाइम एक खुले विचारों का बंदा है, एक गांव का,
अब ये जो खुले विचारों का बंदा है, सबसे पहले किसको चुनौती देगा, तो ये जो कस्टमरी और ट्रिटी रूल्स, यानी कि जो रूढ़िवादी रूल्स चले आ रहे हैं, कस्टम वाले जो रूल चले आ रहे हैं, उनको चुनौती देता है। ओपन बंदा है, कस्टमरी रूल्स को देगा चुनौती। तो सबसे पहला टर्म जो इसमें इंपॉर्टेंट है, कस्टमरी एंड ट्रिटी रूल्स। उसके बाद ये ओपन बंदा क्या करना चाहता है, ये इंटरैक्शन करता है सब लोगों से, ये सबसे इंटरैक्शन करना चाहता है। ठीक, अपने गांव में भी, अपने गांव के बाहर भी इंटरैक्शन करना चाहता है, खुले विचारों का बंदा, और सबसे प्रॉपर वो बातचीत करता है, सबसे वो समझ लो अर्थ, वो शास्त्रार्थ करता है। ठीक, ऐसा समझ लो। मतलब जो भी लोग चैलेंज करते हैं किसी कानून को, किसी चीज को, तो वो ऐसे ही फंक्शन करते हैं। तो आप ये चीज समझ सकते हो, ओपेनहाइम एक ऐसा ऐसा इंसान है। अब कस्टमरी एंड ट्रिटी रूल्स एक हो गया, और दूसरा इंटरैक्शन विद ईच अदर। इंटरैक्शन विद ईच अदर आपको सब जगह मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नेशंस की बात कर रहे हैं। लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर। सिविलाइज्ड स्टेट, सिविलाइज्ड स्टेट कौन सा स्टेट होता है? सिविलाइज्ड स्टेट हर वो स्टेट जो रूल्स मानने के लिए तैयार है, सिविलाइज्ड है। एक ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड है, तो यानी कि वो अच्छे से, उसके पास कुछ रूल्स है, उसके पास टेबल रूल्स हैं, वो खाना कैसे खाता है उसके रूल्स हैं, वो चलता कैसे उसके रूल्स हैं। ठीक, वो किसी और को कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट करता। तो ये सारी सिविलाइज पर्सन की निशानी हो गई। ठीक, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे आपको बात समझनी है। ठीक, तो ये हो गई ओपेनहाइम की डेफिनेशन। दो टर्म्स हो गए जो हमने ट्रिक से याद करने की कोशिश की, जो उसी नाम से मिल जाता है। अब आते हैं जेएल ब्रैडली, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान, और बहुत बार इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, पिछली बार ही पूछी गई पिछले पेपर में। अब देखो जेएल ब्रैडली को याद करो बी। अब हम लोग गांव की बात कर रहे थे, यहाँ गांव के बड़े प्रधान जो है, गांव के जो बड़े प्रधान है, ये कौन है? गांव के बड़े प्रधान है हमारे। लेट मी चेंज द कलर, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, अब ये जो बड़े प्रधान जी हैं, ये बड़े प्रधान है, बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। प्रधान तो प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्शन की बात करेंगे, बॉडी ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी से आप इनकी डेफिनेशन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि क्योंकि यहां एक दूसरी चीज है कि रिलेशंस विद वन अनदर। यहाँ इंटरेक्शन विद ईच अदर था, या फिर ओपेनहाइम का यहाँ पे इंटरकोर्स विद ईच अदर भी हो। आप देख सकते हो डेफिनेशन पे कई जगह आपको इंटरकोर्स विद ईच अदर भी दिख जाएगा, मतलब वही है इंटरेक्शन विद ईच अदर। अच्छा, अब आते हैं रिलेशन विद वन एंड अदर में। ठीक, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पे एक तो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन मिलेगा और रिलेशंस विद वन एंड अदर मिलेगा। अब याद रखना, मैं कंफ्यूज हुआ इस बात पे, आपको नहीं होना है, कि रिलेशंस विद वन एंड अदर एक और जगह हमें मिलता है। इस डेफिनेशन को मैं पहले पढ़ देता हूं। द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया कि बाइंडिंग अपॉन रिलेशन विद वन अनदर। अब देखो, मैं एक और डेफिनेशन आपके लिए पढ़ रहा हूं, विच इज एल्फ्रॉस की डेफिनेशन। एल्फ्रॉस, एल्फ्रॉस की डेफिनेशन को कैसे याद करना है? रोज, रोज दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, रोज। तो रोज देके हम क्या करते हैं? रोज देके हम रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं किसी के साथ। ठीक, प्रपोज कर रहे हैं किसी को, तो रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइंडिंग रिलेशन विद वन अनदर। ठीक, तो रोज एल्फ्रॉस भी यही कर रहे हैं, रिलेशन विद वन अनदर, लेकिन वहां वो क्योंकि प्रधान है तो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एक चीज उनके पास ऐड हो जाएगी, बाकी रिलेशन विद वन अनदर वाली बात ही है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो एल्फ्रॉस की डेफिनेशन हमें इस तरीके से याद हो जाएगी। एल्फ्रॉस, आई एम रीडिंग, इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स बाइंडिंग अपॉन स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद वन एंड अदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हैकवर्थ पे आते हैं। हैकवर्थ क्या कर रहे हैं? तो हैकवर्थ, हैक, अब आप हैक किसी भी वेबसाइट को कर सकते हो, किसी के फोन को कर सकते हो। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है? गवर्नमेंट वेबसाइट हैक करनी है। हैक करने कोई अगर कोई कह रहा है आपको आता ही है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट आपने हैक कर ली। आप कुछ भी कर सकते हो, आप रॉबिन हुड बन सकते हो, आप उससे पैसा कमा सकते हो, या फिर उससे आप समाज सुधारक भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आगे गवर्नमेंट वेबसाइट हैक करने, गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स। स्टेट की गवर्नमेंट वेबसाइट हमने हैक कर दी है, गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन द स्टेट बोला हैकवर्थ ने। समझने की कोई जरूरत नहीं है यूजीसी नेट में, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीस डेफिनेशंस। ठीक, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने, और वही हमारा सोल पर्पज है। अच्छा, अब आते हैं हैकवर्थ पे। इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सारी यूनिट्स के डिटेल लेक्चर मेरे पास अवेलेबल हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे।
आपको अगर उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिए मुझसे, ठीक। अच्छा, अब हमें इसमें क्या समझ में आया, इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। जो भी हिंदी वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले, उन्हें मैं बता दूं कि आगे से जब हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट, तब हम हिंदी में भी जाएंगे। अभी डेफिनेशंस मैं हिंदी में आपको नहीं बता पा रहा हूं, ठीक। चलिए, ठीक, तो सिंपल सी यहाँ पे बात है। अच्छा, आपको अगर सिर्फ पीडीएफ नोट्स खरीदने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे हर एक टॉपिक में, ठीक। मैं आपको दिखा दूंगा अभी पीडीएफ नोट्स हैं कैसे। तो ये हो गया, हमें समझ में आ गया। सिंपल सा वो रोज वाला था, इधर हैकवर्थ में गवर्नमेंट वेबसाइट से गवर्निंग द रिलेशन। देन विल कम टू टॉस्टन घी। अब टॉस्टन घी को आपको कैसे याद करना है, तो आप इमेजिन करो कि आप टॉस्टन से आप टर्टल इमेजिन कर लो, टर्टल। तो ये जो टर्टल है ये आपकी सोसाइटी में घुस आया, सोसाइटी में टर्टल आ गया है, ठीक। अब टर्टल आ गया, आप सब लोग टर्टल पकड़ रहे हो, बड़ा सा टर्टल आ गया आपकी सोसाइटी में, उसको आप पकड़ना चाहते हो, रेयर टर्टल। तो ये जो टर्टल है इसका नाम ही है टॉस्टन घी, और इस टर्टल को हमें पकड़ना है, सोसाइटी में घुसाया जाए। तो टर्टल कहाँ घुसा है, सोसाइटी में। टॉस्टन घी दिखेंगे आपको, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड डेफिनेशन मार्क करनी है। I'm reading the definition. Definition is the term international law means the body of rules of law which apply within the international community or society of states. टर्म हमने कौन सा पकड़ा है, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन विल कम टू स्वजन बर्गर। अब यहां हमें क्या दिख रहा है भाई, बर्गर दिख रहा है। बर्गर क्या होता है, बर्गर माने ऐसा सा कुछ चीज जिसके बीच में यहाँ पे है टिक्की, और ये रहा बर्गर बंद हो गया, ठीक है। अब बर्गर में क्या होता है, कोई चीज बिटवीन आती है, बिटवीन, तो अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स एंड सच अदर एंटिटी। सॉवरेन बर्गर क्या कर रहा है, बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स एंड सच अदर एंटिटी, लीगल रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं बिटवीन। अब देखो इसमें क्या है डेफिनेशन, इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स which apply between sovereign states and such other entities as have been granted international personality, ठीक। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लो। याद कैसे करना है, सिर्फ ऐसे कि इन्होंने बोला बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स एंड सच अदर एंटिटीज, इस एक पर्टिकुलर टर्म से आपको इसको याद करना है। सॉल्जनबर्गर हो गया। अब आते हैं बेंथम। बेंथम की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। बेंथम को कैसे याद करना है, आई टेल यू। इंटरनेशनल लॉ इज इंटरनेशनल मोरालिटी और एथिक्स, इंटरनेशनल कोर्टसी और कन्वेंशंस इन द सोशल सेंस ऑफ द वर्ड, कमिटी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लीगल फ्रॉम रूल ऑफ लॉ। अब देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे आप स्पेलिंग में मत जाओ, कुछ बहुत स्पेलिंग गलत है, मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है। इंटरनेशनल लॉ टर्म किसने दिया था, अभी हमने डिस्कस किया, तो बेंथम जी ने दिया था। अब क्योंकि इन्होंने टर्म दिया था, आपको पता है कि बेंथम मोरालिटी को लॉ से अलग करता है, जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल में लगभग। अब इंटरनेशनल लॉ इज इंटरनेशनल मोरालिटी और एथिक्स, इंटरनेशनल कोर्टेसी। अब ये बार बार इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्यों बोल रहा है इंसान, जो भी है, ये बार बार इंटरनेशनल इतना क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसने टर्म दिया है इंटरनेशनल लॉ, दैट इज वाई वो बार बार बता रहा है कि मैंने ही दिया इंटरनेशनल लॉ का। तो इंटरनेशनल कोर्टेसी, इंटरनेशनल मोरालिटी और एथिक्स, इंटरनेशनल कोर्टेसी ऑफ और कन्वेंशंस इन द सोशल सेंस ऑफ द वर्ड, कमिटी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रूल ऑफ लॉ, ठीक। तो ये तरीका है जिससे आप इसको याद कर सकते हो। इन्होंने टर्म को कई बार यूज किया है, इंटरनेशनल मोरालिटी और एथिक्स यूज किया है, इंटरनेशनल कर्टेसी यूज किया है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जो कि है सैंकी की डेफिनेशन। ये सारी ही रिपीटेड डेफिनेशन है, ये मत सोचना कि कोई फालतू का ये कलेक्शन है डेफिनेशंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का कलेक्शन है। हो सकता है कुछ मिस हो गई जो आई है प्रीवियस ईयर, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, दैट इज व्हाई आई एम प्रेजेंटिंग हियर। अब सैंकी, तो सैंकी क्या कर रहा है, देखो सबसे पहली बात कि ये जो व्यक्ति है ये सनकी है, ठीक। अब सनकी इंसान क्या कर रहा है, सनकी इंसान सनकी तरीके से जीता है, ठीक। ये लिविंग एंड एक्सपैंडिंग कोड्स, ये जिंदा, ये जी रहा है सनकी तरीके से, सनकी है, सब लोगों को दिख रहा है, लिविंग सनकी है ये, ठीक। और ये कोड्स को एक्सपैंड कर रहा है, आप समझ लो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या कोई सिविल प्रोसीजर कोड है, उसको एक्सपैंड कर रहा है, इतना सनकी आदमी है ये, ठीक। तो अब ये सनकी आदमी ने ये बोला है लिविंग एंड एक्सपैंडिंग कोड्स बोला है इंटरनेशनल लॉ को, ठीक। और यही सेम डेफिनेशन आपको, छोटी सी डेफिनेशन है, इंटरनेशनल लॉ इज लिविंग एंड एक्सपैंडिंग कोड्स। अब ये सेम डेफिनेशन आपको मिलेगी कई जगह पे, हो सकता है सैंकी ऑप्शन में नहीं होगा,
तब आपको यहाँ पे ब्रैडली लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। डेफिनेशन मैं आपको एक बार पढ़ भी देता हूँ। इंटरनेशनल लॉ इज अ लिविंग एंड स्टैंडिंग गुड, बस इतनी ही है डेफिनेशन। ठीक, तो अब हो गई सैंकी की डेफिनेशन, आपको ऐसे याद करना है, सन की लिविंग, सन की लिविंग। ठीक, अब आते हैं ग्रे पे। तो ग्रे क्या बोलते हैं? ग्रे बोलते हैं रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स इन देयर इंटरएक्शन विद ईच अदर। अब देखना, अब मैं आपको जो बता रहा था, आपको ओपेनहाइम में इंटरकोर्स विद ईच अदर या इंटरएक्शन विद ईच अदर मिला था, यहां भी आपको इंटरएक्शन विद ईच अदर मिलेगा। रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स। ठीक, अब यहां पे क्या है? तो ग्रे कंडक्ट, ग्रे कंडक्ट ऑफ स्टेट्स। ठीक, अब देखो ग्रे का मतलब क्या होता है? कई बार होता है कि चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट मत देखो, चीजों को ग्रे देखो। मतलब कि आप समझना शुरू करो कि किसी में अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, दोनों। तो यहाँ पे ग्रे कंडक्ट की बात हो रही है। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ग्रे ने कंडक्ट की बात करी, कंडक्ट ऑफ द स्टेट। हालांकि कंडक्ट और भी जगह आएगा, पर यहां रेगुलेट करने की बात करते हैं कंडक्ट ऑफ द स्टेट इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। अब ग्रे की डेफिनेशन इज आल्सो नॉट दैट बिग। मैं आपको ग्रे की डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशंस इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स। इतना तो वही वही सेम डेफिनेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशंस, रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। सिर्फ इतनी डेफिनेशन है ग्रे की। उसके बाद आते हैं कोरोविग्स पे। तो कोरोविग्स क्या कहते हैं? कोरोविग्स की हमें जिस टर्म से याद करना है वो है नॉट सब्जेक्ट टू द इंटरनल लॉ ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। ठीक, इंटरनल लॉ ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, नॉट सब्जेक्ट टू। अब देखो विक्स जो होती है, विक्स, विक्स वेपोरब। ठीक, विक्स आपको कहाँ लगानी है? विक्स आप ऊपर अपनी बॉडी पे लगाओ, जहां दर्द हो रहा है वहां लगाओ, जुकाम हो गया है तो लगाओ, बाहर लगाओ ना, अंदर नहीं लगा सकते। नॉट सब्जेक्ट टू द इंटरनल यूज, इंटरनल यूज तो नहीं कर सकते उसका। तो ये इसी तरीके से आपको याद करना है, कोरोविक्स को आप नॉट सब्जेक्ट टू द इंटरनल यूज, तो नॉट सब्जेक्ट टू द इंटरनल लॉ ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। ठीक, कोरोविक्स आई एम रीडिंग। इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच गवर्न म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ सॉवरेन स्टेट्स and also the institutions of other legal persons and of individuals which are not subject to the internal law of any particular state। अब आप अगर पूरी डेफिनेशन याद करने में जाओगे, आप याद कभी नहीं कर पाओगे, पर आप लिख लो इस डेफिनेशन को, अगर आपको लगता है आप याद करते हो, कर सकते हो, वेरी गुड। फिर आते हैं हम लोग एडवर्ड कोलिंस पे। तो अब एडवर्ड कोलिंस में मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा है, इंप्रूवमेंट। अब कॉलिन नाम का आई डोंट नो आता है कि नहीं, बट कॉलिन नाम का एक, जितना मुझे याद है, एक क्लीनर आता है, कुछ चीजें शायद फर्श वगैरह क्लीन करने के लिए, ग्लासेस क्लीन करने के लिए, तो कॉलिन आता है। तो कॉलिन क्या कर रहा है? इंप्रूवमेंट कर रहा है। ठीक, मैं पूरी डेफिनेशन पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा। एडवर्ड कोलिन इनका पूरा नाम है, ये आ भी चुका है, रिपीटेड डेफिनेशन है। इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी कंटिन्यूअसली डेवलप्ड बाय रिवीजन इन कंडक्ट। पहली क्या बात बता रहे हैं कि वो हमेशा डेवलप होना चाहिए बाय रिवीजन इन कंडक्ट। ये भी साफ सफाई की बात समझ लो इसको, कॉलिन रिवीजन इन कंडक्ट, कंटेंट, expansion of scope and improvement of means of securing compliance, improvement of means of securing compliance so that it is kept in accordance with the changing needs of the international community। यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे चेंज हो रही है वैसे ही लॉ को भी चेंज होना चाहिए। यही बात वो कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट वाले वर्ड से हम कोलिन के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देन कुछ केसेस आते हैं हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस किंग। ये आ चुका है 2014 में, सब कुछ आ चुका है, बट हाँ इसमें मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी, माइनिंग से आपको याद करना है डिटरमाइनिंग देयर कंडक्ट, माइनिंग डिटरमाइनिंग देयर कंडक्ट, आपको यहाँ पे डिटरमाइनिंग देयर कंडक्ट मिलेगा। आई एम रीडिंग द डेफिनेशन। इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ द रूल्स accepted by civilized state as determining their conduct towards each other and towards each other's subject। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्वीन वर्सेस केन में। क्वीन वर्सेस केन, लॉर्ड कॉलरिज इसके जज हैं, चीफ जस्टिस, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, तब आप ये मत कहना बाहर से आ गया, याद रखना कि यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। अब लॉर्ड कॉलरिज ने क्वीन वर्सेस केन में क्या बोला? The law of nations is that collection of usages which civilized state have agreed to observe when they are dealing with one another। ठीक, इसको आपको याद करना है, कलेक्शन ऑफ यूसेजेस से। तो ये क्या कर रही है क्वीन? क्वीन राज कर वसूल कर रही है। ठीक,
तो ये जो कलेक्शन ऑफ यूसेजेस कर रही है इसको आपको याद रखना है। समझ लो टैक्स का कलेक्शन कर रही है क्वीन, ठीक। तो कलेक्शन ऑफ यूसेजेस से आपको याद हो गया। आते हैं एसएस लोटस केस में। तो अब लोटस क्या करता है, तो लोटस इंडिपेंडेंटली ग्रो होता है, ठीक। अब रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स आप याद कर सकते हो लोटस से कि वो इंडिपेंडेंटली ग्रो होने वाला फ्लावर है, ठीक। इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट, सिर्फ इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। आपको ये सारी डेफिनेशन इस तरीके से याद हो जाएंगी, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। तो अब इसी तरह आपको सीरीज में सारे लेक्चर मिलेंगे। ये एक लेक्चर हो गया और इसके बाद का लेक्चर भी आपको सीरीज में मिल जाएगा, ठीक। एट लास्ट आई वांट टू से कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसको देखा, इस पूरे वीडियो को। और आपको अगर इस सीरीज में समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपको चीट कोड सीरीज एक्चुअली चीट कोड है, कुछ आपको हेल्प कर रहा है ये याद करने में चीजें, तो मैं इसके और वीडियोस लेके आऊंगा। आप कमेंट करो मुझे कि और वीडियोस चाहिए आपको, और आपको वीडियोस मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ रहे हैं, उनको सबको शेयर करो। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, अकेले सेलेक्ट होने वाली ये वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ निकलते हैं, कट ऑफ आप पार करोगे, जितने लोग पार करोगे सभी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सीक्रेटली करने वाली यहाँ पे चीज नहीं है। सब अपने साथ जितने भी लोग मास्टर्स करिए, उनको अगर आपको शेयर करना चाहते हो तो इनको शेयर करो, साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड करो, वो शेयर करो, ठीक है। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ, वहां पे ही आप उससे बात करोगे, कोई कोर्सेज से रिलेटेड होगा तो आपको कोई बात करनी है आप कर सकते हो। व्हाट्सएप करना, मुझे कॉल मत करना। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच।